आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनकी पोएम्स और उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को टेस्ट सीरीज से जुड़ना है वो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 499 रुपये में 25 जून से जो रनिंग में है आपको प्राप्त हो जाएगी और आप 8650070622 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखते हैं। टिंटिन एवे जो कि बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट पोइम है एग्जाम की दृष्टि से, इसको देखते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। इसका फुल टाइटल जो है वो दिया है लाइन रिटन इन ए फ्यू माइल्स अबव रिटन टिंटन एवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग द अ टूर जुलाई 13 1789। मित्रों 1789 में ये जो है लिरिकल बैलेड, जिसको हम अगली वीडियो में पूरी लिरिकल बैलेड्स को डिस्कस करेंगे, उसमें ये पोइम लिरिकल जो बैलेट्स है उसमें इसको पब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट बार जो पब्लिश हुई थी ये 1798 में पब्लिश हुई थी। इट वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ आफ्टर अ वॉकिंग टूर। ये एक टूर जो कि उसकी सिस्टर के साथ में था वेल्स बॉर्डर्स पर, उसके बाद ये लिखी गई थी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज एनकाउंटर्स with the countryside on the bank of the way grow into an आउटलाइन ऑफ हिज जनरल फिलोसफी। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस पोइम का, वो उसके जो एनकाउंटर मतलब जो उन्हें दृश्य देखे थे उस कंट्री साइड के, उस गांव के बैंक जो वे जो रिवर बैंक है उस के बैंक पर है, उसकी जनरल फिलोसफी को दर्शाता है। द पोइम हैज इट्स रूट्स इन वर्ड्सवर्थ पर्सनल हिस्ट्री। और इस पोइम की जो जड़ें हैं वो उसकी पर्सनल हिस्ट्री से संबंधित हैं। ही हैड प्रीवियसली विजिटेड द एरिया व्हेन ही वाज 23rd ईयर ओल्ड इन अगस्त 1793। अब आपको बता दें ये जो है पोइम है, ये पहले आया था पोइट उस पर आया था यहाँ पर, और ये 1793 में आया था। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि फर्स्ट बार वो कब विजिट किया था, तो 1793 में किया था। और 1793 में ही डिस्क्रिप्टिव स्केचेज और आपकी एन इवनिंग वॉक भी पब्लिश हुई थी। तो ये तब आया था और सिंस देन तब से ही हैड मैच्योर्ड एंड हिज सेमिनल पोइटिकल रिलेशनशिप विद सैमुअल एसटी कॉलेज, जो सैमुअल टेलर कॉलेज है उसके साथ शुरू हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट। द पोइम इज रिटिन इन टाइटली स्ट्रक्चर्ड डेकास्लेविक ब्लैंक वर्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि ये डेकास्लेविक जो आपका मीटर है डेकास्लेविक में ब्लैंक वर्सेस में लिखी गई है और कंप्रेसिस वर्स पैराग्राफ रेदर देन स्टेंजा। और ये स्टेंजा में ना होकर के एक पैराग्राफ में, जो पंक्ति का पैराग्राफ है उसमें लिखी गई है। कैटेगराइजिंग द पोइम इज डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट मानी जाती है पोइम एंड इट कंटेन्स सम एलिमेंट ऑफ द ओड एंड द एंड ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी कि कुछ तो एलिमेंट इसमें ओड के हैं और कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है या ओड है, तो आपको सबसे पहले ड्रामेटिक मोनोलॉग ही माना जाए, क्योंकि इसमें स्पीकर है और एक लिसनर है। नेक्स्ट पोइम है इंटाइमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। बहुत ही अच्छी पोइम और कंसेप्चुअल और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पोइम है ये। और ये जो है पोइम ओड इंटाइमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका कंप्लीट जो टाइटल है वो है। इसको इमोर्टलिटी ओड के नाम से या ग्रेट ओड के नाम से भी जाना जाता है। ये कंप्लीट हुई थी आपका कंपोज होकर 1804 ईस्वी में कंप्लीट हुई और पब्लिश हुई थी ये 1807 में। यानी कि वो जिसमें हुई थी वो थी पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसमें ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, द पोइम वाज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में कंप्लीट हुई थी विद द फर्स्ट 4 स्टेंजा रिटन अमंग द सीरीज ऑफ पोइम कंपोज्ड इन 1802 में अबाउट चाइल्डहुड।
और ये दो जो पहला चार जो स्टेंजा है वो 1802 में चाइल्डहुड के बारे में दर्शाता है, जो उसके बारे में जब पब्लिश हुई थी। इट इज इनमें इसमें क्या है, इन इन इट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इन इट पिग्मी साइज चाइल्ड इज रेफर टू एसटी चाइल्ड ऑफ एसटी कॉलरेज। एसटी कॉलरेज का एक बच्चा है जिसको पिग्मी साइज चाइल्ड के नाम मतलब रेफर किया, मतलब उसको उदाहरण के रूप में लिया है वर्ड्सवर्थ ने। इट इज अ पीस ऑफ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, और इसको स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है, जैसे कि आपको दी प्रिल्यूड को भी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है, तो इसी तरह से इसको भी कहा जाता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोइम वॉज कंप्लीटेड ऑन 27 मार्च 1802, और इसका पहला पार्ट जो था वो 1802 में कंप्लीट हुआ था। एंड ए कॉपी वाज प्रोवाइडेड टू वर्ड्सवर्थ फ्रेंड एंड फॉलो पोइट सैमुअल टेलर कॉलरेज, और इसकी एक कॉपी एसटी कॉलरेज को वर्ड्सवर्थ ने प्रोवाइड कराई थी, हु रिस्पॉन्ड विद हिज ओन पोइम, और जिसने अपनी पोइम में इसको रिस्पॉन्ड किया था, और वो पोइम है डिजेक्शन एंड ओड, अप्रैल के महीने में। तो इसके दो तीन बातें हैं इसमें कि जो इंटाइमेशन ओड है उसको सैमुअल टेलर एसटी कॉलरेज ने रिस्पॉन्ड कौन सी पोइम में किया है, तो डिजेक्शन एंड ओड में किया है। और ये पोइम कब पब्लिश हुई थी, ये 1802 में कंप्लीट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट द फोर्थ स्टेंजा ऑफ द ओड एंड्स विद अ क्वेश्चन, और जो पहले फोर्थ स्टेंजा है वो यानी कि एक क्वेश्चन के साथ में समाप्त होता है। वर्ड्सवर्थ वाज फाइनली एबल टू आंसर इट विद 7 एडिशनल स्टेंजा कंप्लीटेड इन अर्ली 1800, और जो लास्ट वाला आपका जो आंसर देता है जिसको जो 7 स्टेंजाज में देता है वो कंप्लीट हुआ था 1804 में। तो दो पार्ट में हुआ था। पहला पार्ट जो कि पहला पार्ट था 4 स्टेंजा वाला, सॉरी जो पहला था आपका ये वाला फर्स्ट पार्ट जो 27 मार्च को हुआ था, सॉरी ये वाला ये था आपका 1802 में 4 स्टेंजा जो थे कंप्लीट हुए थे, और 1804 में आपका 7 स्टेंजा कंप्लीट हुए थे। नेक्स्ट, इट वाज फर्स्ट प्रिंटेड एज ओड इन 1860। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, 1807 में ये जो है ओड के नाम से पब्लिश हुआ था, और उसके बाद इट वाज नॉट अंटिल 1815 दैट इट वाज एडिटेड एंड रिवर्क्ड टू द वर्जन दैट इज करेंटली नोन ओड इंटाइमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, और इसको दोबारा से रिवर्क किया गया 1815 में, और उसके बाद इसको ओड इमोर्टलिटी इंटाइमेशन ऑफ इमोर्टलिटी का नाम दिया गया। नेक्स्ट, द पोइम इज एन इरेगुलर पिंडारिक ओड। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इरेगुलर पिंडारिक ओड है, 11 स्टेंजाज हैं इसमें, और ये जो है इसमें कंबाइंस एस्पेक्ट ऑफ कॉलरेज कन्वेंशन पोइम, और इसको जो है पोइम जो है उसकी कॉलरेज की उसको भी कॉम्बिनेशन में लिया गया है। द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द बाइबल एंड द वर्क ऑफ सेंट एगस्टाइन, और इसमें जो बाइबल का रिलीजियस सेंटिमेंट भी लिया गया और सेंट एगस्टाइन के वर्क से भी उद्धरण लिए गए हैं। एंड एस्पेक्ट ऑफ द एलेजिक एंड ये एपोक्लैप्टिक जो है ट्रेडिशंस को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इट इज स्प्लिट इनटू 3 मूवमेंट्स। इसको 3 मूवमेंट में बांटा गया है। द फर्स्ट है फर्स्ट 4 स्टेंजा डिस्कस डेथ। पहले जो 4 स्टेंजा हैं वो डेथ को डिस्कस करते हैं, एंड लॉस ऑफ द यूथ एंड इनोसेंस। इसको फर्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस किया गया। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड 4 स्टेंजास जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं एज कॉजेज मैन टू लॉस साइट ऑफ द डिवाइन, और इसमें जो दैवीयता को लॉस हो जाता है मनुष्य, जो अपनी आंखों में जो उसकी डिवाइनिटी होती है चाइल्डहुड में उसको खो देता है, यानी कि जो है जैसे जैसे ग्रो करता है मेन उसकी जो दैवीयता है या नेचर के प्रति प्यार है वो समाप्त होने लगता है। एंड द फाइनल 3 स्टेंजास एक्सप्रेस होप
और ऑप्टिमिज्म है इसमें फाइनल 3 स्टेंजा में, उसमें होप को दर्शाता है दैट द मेमोरी ऑफ द डिवाइन अलाउ अस टू सिंपैथाइज विद आवर फेलो मैन। ठीक है, नेक्स्ट, द पोइम रियलाइज ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस, और इसमें प्री एग्जिस्टेंस जन्म से पहले की बातों पर भी ये बिलीव करता है, द आइडिया दैट द सोल एग्जिस्टेड बिफोर द बॉडी, और उसने ये माना है कि जो हमारी आत्मा है वो बॉडी से पहले भी एग्जिस्ट थी, यानी कि वो अस्तित्व में थी। टू कनेक्ट चिल्ड्रन विद द एबिलिटी टू विटनेस द डिवाइन विद इन नेचर, और इसमें जो है इसने आत्मा को नेचर से या डिवाइन जो दैवीयता है उसको नेचर से जोड़ने की बात भी कही है। एज चिल्ड्रन मेच्योर, और जैसे ही चिल्ड्रन मेच्योर होते हैं दे बिकम मोर वर्ल्डली एंड लॉस हिज डिवाइन विजन, और जैसे ही बच्चे पहले तो उसने ये कहा कि बच्चे जो हैं इससे नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपनी वर्ल्ड में ज़्यादा घुल जाता है सॉरी, और अपनी जो दैवीयता है, नेचर के प्रति प्यार है, उसको वो भूलता जाता है। एंड द ओड रिवील्स वर्ड्सवर्थ्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट इज ऑल्सो फाउंड इन हिज पोइम द प्रिल्यूड एंड टिंटन एबे, और यही चीज़ साइकोलॉजी है बताई गई है इस कविता में, जो कि प्रिल्यूड और टिंटन एबे में दर्शाई गई है। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्सवर्थ प्रेज of the child as a best philosopher was criticized by Coleridge and became the source of later critical discussion, और इसकी जो है बेस्ट फिलोसोफर बताया है बच्चे को वर्ड्सवर्थ ने, इसको क्रिटिसाइज किया है किसने? कॉलरेज ने। ठीक है, नेक्स्ट पोइम है आपकी सोलिटरी रीपर, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है ये। द पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय हिम एंड हिज सिस्टर डोरोथीज स्टे एट द विलेज ऑफ स्ट्रेट हायर, यानी कि स्ट्रेट हायर में ये रुके थे, और उस साइट को का उस स्ट्रेट हायर के जो विलेज की साइट ने इस पोइम को लिखने के लिए इंस्पायर्ड किया इनको इन द पेरिस ऑफ ये है बैक्यूहाइडर में ये पेरिस में था। ठीक है, और स्कॉटलैंड में पेरिस ऑफ जो है बैक्यूहाइड इन स्कॉटलैंड इन सितंबर 1883 में। तो ये 83 में वहाँ गए थे और वहाँ पर जो दृश्य देखा उसी ने इसको इंस्पायर किया था। द सोलिटरी रीपर इज वन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस पोस्ट लिरिका बैलेड्स लिरिक्स, और ये लिरिका बैलेड्स के जो लिरिक है उसका एक मोस्ट फेमस कविता है। द वर्ड ऑफ द रीपर्स सॉन्ग आर अनकम्प्रिहेंसिबल टू द स्पीकर, और इसमें जो लड़की है वो कुछ गा रही है, जो रीपर है वो कुछ गा रही है, वो जो सॉन्ग है अनकॉम्प्रिहेंसिबल है, यानी कि उस समझ से परे है स्पीकर के लिए। सो हिज अटेंशन इज फ्री टू फोकस ऑन द टोन, और इसी वजह से जब वो समझ में नहीं आ रहा तो उसने जो वर्ड्सवर्थ है उसने अपना फोकस जो है उसकी टोन पर किया है। एक्सप्रेसिव ब्यूटी एंड ब्लिसफुल मूड इट क्रिएट्स इन हिम, और इसी चीज़ को उसने जो ब्यूटी को और जो खुशी है उसके मतलब जो खुश मिजाज है पन है वो उसमें जागृत किया है। द पोइम functions to praise the beauty of music and its fluid expressive beauty, the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility that Wordsworth identified at the heart of poetry, यानी कि वो जो प्रेफेस ऑफ द लिरिका बैलेट्स में कही वही बात है, तो वो इसको यहाँ पे बता रहा है कि ये सब बातें इस पोइम में दिखाई देती हैं कि स्पॉन्टेनियस है, ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स और जो रिकलेक्टेड इन इंटेग्रिटी, ये सब बातें इसमें दिखाई गई हैं। द पोइट्स ऑर्डर और रिक्वेस्ट
हिज लिसनर्स, और पोइट जो है अपने जो लिसनर्स हैं उसको कहता है टू बिहोल्ड ए यंग मैडन रीपिंग एंड सिंगिंग टू हर सेल्फ, कि उस लड़की को देखिए वो रीपिंग कर रही है और अपनी गा रही है। द पोइट सेज दैट, वो कहता है एनीवन पासिंग बाई बाई शुड आइदर स्टॉप और जेंटली पास एज नॉट टू डिस्टर्ब हर, और वो वहाँ से आराम से गुजरे और उसे डिस्टर्ब ना करे। देयर इज ए कंट्रोवर्सी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी है हाउएवर ओवर द इम्पोर्टेंस ऑफ द रीपिंग अलोन, रीपर अलोन और विद नेचर, और यहाँ पर जो रीपर है वो अकेला है और नेचर के साथ में, तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी दिखाई गई है। तो ठीक है, इट वाज पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 1807 में ये पब्लिश हुई थी। इट आल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ पोइम्स एंटाइटल्ड मेमोरीज ऑफ अ टूर इन स्कॉटलैंड, और ये एंटाइटल्ड एक पोइम का ग्रुप है, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट समरी है, इन दिस पोइम द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ टेल्स अस अबाउट ए गर्ल ए हाईलैंड, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बस सुन लीजिए। हाईलैंड लेस who is in a field alone, single in the field, as she is harvesting her crop, she is singing a sad। और इसका जो है इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, ये फैक्ट है सी इज सिंगिंग अर्स और गैलिक लैंग्वेज, ये अर्स या गैलिक लैंग्वेज में ये गा रही है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब आप देख लीजिए। ठीक है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो है कंपोज हुई थी 1802 में, जी कंपोज हुई थी 1802 में एंड पब्लिश हुई थी 1807 में। पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, यानी कि पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स जो है उसमें काफ़ी सारी हुई हैं जो 1807 में पब्लिश हुआ था। द पोइम कंटेन्स 20 स्टेंजाज, इस पोइम में 20 स्टेंजा रिटन इन मॉडिफाइड राइम रॉयल, और ये राइम रॉयल में लिखी गई कविता रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि लीच गैदरर इसको, इस कविता का जो सब टाइटल है लीच गैदरर, एंड डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ एनकाउंटर्स विद ए लीच गैदरर, और ये लीच गैदरर को देखता है नियर हिज होम इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, और लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में उसको लीच गैदरर को देखा था। ठीक है, लीच होता है एक जोंक जैसी होती है, उसको गैदर करते हैं। इन लाइन 43 लाइन में थॉट ऑफ चैटरटन जो है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखिएगा। थॉट ऑफ चैटरटन द मार्वेलियस बॉय, द स्लीप सॉइल दैट पेरिज्ड इन हिज प्राइड, ये चैटरटन जो है एक जो 18th सेंचुरी का एक पोइट था जिसने सुसाइड कर लिया था अपनी 17 एज में, उसके बारे में उसको इन्होंने मार्वेलियस बॉय का से रेफर किया है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और तो बस यही है इसमें। ठीक है, और इन लाइन 45 में 45वीं लाइन में इन्होंने क्या किया है, वर्ड्सवर्थ राइट्स ऑफ हिम हु वॉक्ड इन ग्लोरी एंड इन जॉय फॉलोइंग हिज प्लो अलोंग विद द माउंटेन साइड, ये लाइन जो ली गई है वो रॉबर्ट बर्न्स था, जिसका बंस स्टेंजा को प्रयोग किया है इन्होंने, बंस स्टेंजा भी आता है, तो वो इसको इसमें इन लाइन में इसको रॉबर्ट बर्न्स को रेफर किया, जो कि 37 की एज में वो मर गया था। ठीक है, द पोइम कंक्लूड्स इन स्टेंजा 8 to 22 with Wordsworth meeting an old poor leech gatherer who endures the hardship of his life with patience and acceptance, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ है वो लास्ट के स्टेंजा में यहाँ 8 से 22 तक के स्टेंजा में जो है वो एक लीच गैदरर से मिलता है जो कि अपने काम को कर रहा है धैर्यपूर्वक और उस जो परेशानी उनको स्वीकार करते हुए। इसका बैकग्राउंड देख लीजिए, द पोइम इज बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ एक्चुअल एनकाउंटर विद अ लीच गैदर ऑन 3 अक्टूबर 1800 नियर हिज होम डॉव कॉटेज ग्रासमेयर, यानी कि ये जो पोइम है ये रियल में जो इसने एक दृश्य देखा था लीच गैदर का 1800 में, तो अपनी डॉव कॉटेज के पास उसी को ये एनकाउंटर करता है। However, the poem was not written until May 802 में, और जब तक ये लिखी नहीं गई तो 1802 तक, when Wordsworth experienced the despondency described in the poem while walking on Bolton Fell near Ullswater। ठीक है, in the 1871
नॉवेल, अब बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये नॉवेल है थ्रो द लुकिंग ग्लास। थ्रो द लुकिंग ग्लास लुइस कैरोल का है ये। पैरोडाइज किया है इन्होंने इसको रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस को विद द पोइम, ये जो पोइम है हेडॉक्स आइज। तो उसमें इसको आईडी जो है हेडॉक्स आइज जो है ये इसकी पैरोडी है। ठीक है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये इंपॉर्टेंट सोनेट है, इसको देख लीजिए। इन इट वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज द वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस सोनेट में क्या है, वर्ड्सवर्थ ने जो पहला औद्योगिक रेवोल्यूशन हुआ था उसको क्रिटिसाइज किया है, और फॉर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियलिज्म एंड डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम नेचर। और इंग्लैंड को कहा है कि लोग जो हैं वो मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और जो नेचर से दूरियां बना रहे हैं। इट वॉज कंपोज इन 1802 में कंपोज हुई थी और पब्लिश हुई थी टू वॉल्यूम्स, पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। और जो है लाइक मोस्ट इटालियन सोनेट, ये इटालियन सोनेट की तरह 14 लाइन का एक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया सोनेट है। थीम है इसकी, इन द अर्ली 19th सेंचुरी वर्ड्सवर्थ wrote several sonnets blasting what he perceives, जो भी उसने देखा उन सबको लिखा, एंड डिस्केंडेंट मटेरियल साइनिसिज्म ऑफ द टाइम। और उस समय के जो लोग मटेरियलिज्म में ज़्यादा खो गए थे उन सबको दर्शाया है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज वन ऑफ दोज वर्क्स, और उनमें से ये एक है। इट रिफ्लेक्ट्स हिज व्यू ऑन ह्यूमैनिटी मस्ट गेट इन टच विद नेचर टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअलिटी। और उसने इस बात को बताया कि ह्यूमन को नेचर के साथ जाना चाहिए क्योंकि उसकी जो आध्यात्मिकता है वो उसी में प्रोग्रेस कर सकती है। द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज ए सी डी सी, और जो कि एक पेट्रानका सोनेट होता है उसके आधार पर बेस है। और दिस इटालियन और पेट्राकन सोनेट यूजेज द लास्ट 6 लाइन सेस्टेट, लास्ट की 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है, और जो आंसर देते हैं। और फर्स्ट 8 लाइन्स ऑक्टेव है, जो कि प्रश्न होता है इसमें। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑक्टेव आर द प्रॉब्लम एंड द नेक्स्ट 6 आर द सोल्यूशन। आप समझ चुके होंगे। लंदन 1800 नॉट टू या टू मिल्टन, ये इसका दोनों है, ये दो नाम है इसके, लंदन 1802 या टू मिल्टन। ये एक भी सोनेट है। इट इज इन द पोइम वर्ड्सवर्थ कैस्टिगेटेड द इंग्लिश पीपल एज स्टैग्नेंट एंड सेल्फिश, यानी कि उन वर्ड्सवर्थ ने कैस्टिगेटिंग होता है आरोप लगाना, तो आरोप लगाया है किस पर, इंग्लिश पीपल पर, जो अंग्रेज हैं उन पर, कि एज स्टैगनेंट। स्टैगनेंट होता है आपका आलसी एक तरह से, या इनएक्टिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है स्टेगनेंट और सेल्फिश। उन्होंने कहा कि ये लोग आलसी हो गए हैं और सेल्फिश हैं। और यूलोजाइज होता है प्रेज करना किसी को। तो 17th सेंचुरी पोइट जॉन मिल्टन, और इसने क्या किया है, 17th सेंचुरी जो जॉन मिल्टन है उसको प्रेज किया है। तो ये आपको दोनों तरीके से मिल्टन में भी पढ़ना पड़ेगा आपको और वर्ड्सवर्थ में भी पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। कंपोज्ड इन 1802, आपको टाइटल से पता चल गया कि ये 1802 में लिखा गया था, लंदन 1802 के बाद के नाम से, और वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में ये पब्लिश हुआ था। अब देखिए, वर्ड्सवर्थ बिगिंस हिज द पोइम बाय विशिंग दैट मिल्टन वाज स्टिल अलाइव, फॉर इंग्लैंड हैथ नीड फॉर ऑफ दी। उन इसमें जो है वर्ड्सवर्थ विश करता है, इच्छा करता है कि मिल्टन को इस समय भी जीवित होना चाहिए था, क्योंकि उसको इंग्लैंड को इसकी ज़रूरत है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि इट इज़ हिज ओपिनियन, उसकी राय है, दैट इंग्लैंड हैज स्टैग्नेटेड मोरली, और वो मोरल नैतिक रूप से जो इनएक्टिव हो गए हैं लोग, बाई कंपेरिजन और टू मिल्टन्स पीरियड, जैसे कि जो मिल्टन के पीरियड में होता था उससे ज़्यादा इनएक्टिव हो गए हैं। टू दिस एंड, इसके कारण वर्ड्सवर्थ प्लीड फॉर मिल्टन्स टू रेदर ये मैसेसनेकली रेज्ड अस अप
रिटर्न टू अस अगेन एंड गिव अस मैनर्स virtue फ्रीडम पावर। और वो उससे अर्ज करता है कि आप आइए और हमें उठाइए और ये मैनर्स virtue फ्रीडम पावर ये सब हमें दीजिए। इन द सिक्स्थ लाइन द सेस्टेट फॉलोइंग द एट लाइन ऑक्टेव जो वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन व्हाई मिल्टन कुड इम्प्रूव द इंग्लैंड, कि उन्होंने कहा कि वो मिल्टन को कैसे इंग्लैंड को कैसे वो जो है कर सकते थे इम्प्रूव। कंडीशंस जो है, माई सॉइल वाज ए ब्राइट एंड नोवेल एज ए स्टार। इन्होंने कहा था मिल्टन सॉइल वाज ए ब्राइट एंड नोवेल एज स्टार। उसने मिल्टन की सॉइल को एक ब्राइट स्टार बताया। ड्वेल्ट अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, और उन्होंने कहा कि ये आपकी जो आत्मा है वो दूर रहती है क्राउड से। मिल्टन्स वॉइस रिजेंबल्ड द सी, और मिल्टन की वॉइस जो है किससे समानता रखती है, सी से। प्योर एज द नेक्ड हेवेंस मैजेस्टिक फ्री। ये लाइन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस कर लीजिए। देखिए क्या है, मिल्टन ये जो है 1802 का, लंदन 1802 है, इजे पेट्रार्कन सोनेट है। राइम स्कीम है इसका ए बी बी ए सी डी डी और ई सी ई। ठीक है। पोइम इज रिटिन इन अ सेकंड पर्सन, और ये पोइम जो है सेकंड पर्सन में लिखी गई है, दऊ या यू में लिखी गई है। द पोइम हैज टू मेन पर्पज, इसके दो पर्पज हैं। वन ऑफ विच इज टू पे होमेज ट्रिब्यूट, यानी कि पहला तो है कि इंग्लैंड मिल्टन को ट्रिब्यूट देना, सम्मान देना। मिल्टन बाई सेइंग दैट ही कैन सेव द एंटायर ऑफ इंग्लैंड विद हिज नोबलिटी एंड विर्च्यू, के वो इंग्लैंड को बचा सकता है अपनी नोबलिटी आदर्शता और विर्च्यू के साथ। द अदर पर्पज ऑफ द पोइम इज टू ड्रॉ अटेंशन, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए व्हाट वर्ड्सवर्थ फील्स आर द प्रॉब्लम्स विद इंग्लिश सोसाइटी, कि वर्ड्सवर्थ जो है इंग्लिश सोसाइटी के साथ में क्या प्रॉब्लम फेस करता फील करता है उसके बारे में भी बताना इसका पर्पज है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड वाज वंस ए ग्रेट प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, रिलीजियस चवालिटी चवाल ये कैविलरी आर्ट एंड लिटरेचर, बट एट द प्रेजेंट मोमेंट दोज virtue हैज बीन लॉस्ट। ठीक। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ कैन ओनली डिस्क्राइब मॉडर्न इंग्लैंड एज ए स्वैम्पलैंड, स्वैम्पलैंड होता है एक दलदल की तरह से, कि दलदल बन गया इंग्लैंड। वेयर पीपल आर सेल्फिश एंड मस्ट बी टॉट अबाउट थिंग विथ लाइक मैनर्स virtue फ्रीडम एंड पावर। ठीक है। नेक्स्ट, हेयर वर्ड्सवर्थ कंप्लीमेंट्स, वर्ड्सवर्थ कंप्लीमेंट देता है मिल्टन बाई बाई कंपेयरिंग टू हिम थिंग्स फाउंड इन नेचर, कि वो मिल्टन के से कंपेयर करता है आपको कि नेचर से कंपेयरिंग करता है, सच एज द स्टार सी एंड द हेवेंस। फॉर वर्ड्सवर्थ बीइंग लिंक्ड टू नेचर इज द हाईएस्ट कंप्लीमेंट पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी वाज रिटन 1805 में एंड पब्लिश 1807 में। ठीक है। ओड टू ड्यूटी इज एन अपील टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट। It represents in a measure of recantation of Wordsworth's earlier faith in the spontaneous and unguided impulse of heart. Written at the time when he was coming to feel more, so दो बार लिख गया, more and need of the invariable standard. The mood and temper of Ode to Duty is characteristics much of Wordsworth's later works also. According to Wordsworth's own statement that Ode to Duty was modeled on Thomas Gray, ये important fact है, हिमन ऑफ एडवर्सिटी, ये हिमन ऑफ एडवर्सिटी है थॉमस ग्रे, उसके मॉडल पर आधारित है। इन विच ही टर्न वाज इमिटेटेड फ्रॉम होरेस का ओड टू फॉर्चून, और जो ओड टू फॉर्चून है उसका उससे उसको टर्निंग पॉइंट लिया गया है। द स्टेंजा इज आइडेंटिकल विद दैट यूज्ड बाय ग्रे, और इसको जो स्टेंजा है वो ग्रे ने यूज किया इस तरह के लिए है। एंड देयर आर रिजेम्बलेंस विद इन आइडिया एंड फ्रेजोलॉजी, और इसमें रिजेम्बलेंस है आइडिया फ्रेजोलॉजी में, दोनों में समानता है। द ओड कंसिस्ट ऑफ 56 लाइन्स, देयर आर 7 स्टेंजाज एंड 8 लाइन्स ईच। इट फॉलोज द राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी सी सी डी डी। ठीक है।
Next, The Table Turned. The Table Turned was by William Wordsworth, published in Lyca Ballads in 1798. ठीक है. The poem is mainly about the importance of nature. नेचर के इंपॉर्टेंस के बारे में. इट सेज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझिए. इट सेज दैट बुक्स आर जस्ट बैरन लीव्स. ये बुक्स को केवल सूखी पत्तियां बताया. एंड दैट प्रोवाइड एम्प्टी नॉलेज, जो केवल एक एम्प्टी नॉलेज प्रोवाइड कराती हैं. एंड दैट नेचर इज द बेस्ट टीचर विच कैन टीच मोर अबाउट ह्यूमन इविल एंड गुड, जो कि मनुष्य को अच्छाई और बुराई के बारे में बताती है. Wordsworth described the beautiful songs of birds like the woodland linnet and throstle. ये throstle और linnet के बारे में जो बर्ड है उनके बारे में भी बताता. The poem consists of 8 ballad stanza. ये ballad है और stanza है 8 और with 32 लाइन है इसमें टोटल. Each stanza follow equally except for the last stanza. That comparison has more the irregular rhyme, और इसमें irregular rhyme दे रखी गई है. द पोइम पुट्स फॉरवर्ड द मैसेज दैट नेचर इज द इंटाइमेट अल्टीमेट गुड इन्फ्लुएंस. इट कंपेयर्स द सिटी लाइफ द नोशन ऑफ करप्शन एंड द रूरल नेचुरल लाइफ द नोशन ऑफ प्योरिटी. इसने जो सिटी की लाइफ को उस करप्शन से और जो रूरल या नेचुरल लाइफ है उसको प्योरिटी से कंपेयर किया है. एंड मोर एवर द इफेक्ट दीज लाइफ स्टाइल हैव ऑन द सॉइल, और इसको लाइफ स्टाइल जो है सॉइल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी दर्शाया है. द पोइम्स मेन मैसेज इज दैट वन कैन लर्न मोर ज़्यादा पढ़ सकता है फ्रॉम नेचर्स देन फ्रॉम द बुक्स. The poem does not deny the importance of book. और बहुत अच्छी चीज़ है ये भी. देखिए, ये देखो, द पोइम मेन्स मैसेज इज वन कैन लर्न मोर फ्रॉम नेचर देन फ्रॉम अ बुक. परंतु क्या है नेक्स्ट देखिए, इसमें ये कहता है बट द पोइम डज नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स, बट it only indicates the excess of anything. In the case, excessive reading can be harmful. केवल पढ़ना हार्मफुल हो सकता है. वन हु इज erudite, यानी कि जो केवल दिखावे के लिए पढ़ता है, but has no experience of practical life. Major theme in the poem are appreciation of nature and importance of practical learning. ये इसकी मेजर थीम है. आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड इज नोन एज ए डैफोडिल्स. इसको डैफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है. द पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट ऑफ 15 अप्रैल 1802 इन विच वर्ड्सवर्थ had his younger sister Dorothy came across a long belt of daffodils while wandering in the forest. ठीक है, ये फॉरेस्ट में गया 1802 में अपनी वो डोरोथी सिस्टर के साथ में. वहाँ पर बहुत बड़ी बेल्ट थी डैफोडिल्स की, उसको देखने के बाद ही इसको इंस्पायर्ड हुआ था. इट वाज रिटन सम टाइम बिटवीन 1807 4 से 1807 के बीच में लिखी गई. इन 1804 बाई वर्ड्सवर्थ ऑन अकाउंट. और वर्ड्सवर्थ ने कहा कि वो 1804 में ही लिखी गई थी. ठीक है. इट वाज फर्स्ट पब्लिश 1807 में इन पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी. एंड ए रिवाइज्ड वर्जन वाज पब्लिश 1815 में. ठीक है. द इंस्पायरेशन फॉर द पोइम केम फ्रॉम ए वॉक वर्ड्सवर्थ टुक विद हिज सिस्टर डोरोथी अराउंड ये ग्लेनकोलाइन बे, ये उल्स्टवाटर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये तो पहले ही पढ़ लिया है. ही वुड ड्रॉ on this to compose I wandered lonely as a cloud in 1804, inspired by Dorothy's journal enter described the walk near a lake at Grasmere in England. ये सब बातें नहीं आने वाली हैं वैसे तो. माई हार्ट लीप्स अप. देखिए, माई हार्ट लीप अप जो है आल्सो नोन है रेनबो. इसको रेनबो के नाम से जाना. नोट्स ये जो नोट्स करती है क्या, फॉर इट्स सिंपल स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज. इट डिस्क्राइब द जॉय फेल्ट एट व्यूइंग द रेनबो. ठीक है. वर्ड्सवर्थ रोट माई हार्ट लीप्स अप ऑन द नाइट ऑफ मार्च 26, 1802. अर्लियर दैट डे ही हैड रिटन कक्कू. और इसने इससे पहले कक्कू को लिख लिया था, उसके बाद ही इसको
लिखा था। ही वॉज इन डव कॉटेज में था वो ग्रासमेयर विद हिज सिस्टर डोरोथी आफ्टर द ही रोट इट वे ही ऑफन थॉट अबाउट अल्टरिंग इट, और इसे लिखने के बाद उसको बार बार चेंज करने के बारे में सोच रहा था, बट डिसाइडेड टू लीव इट एज इट, और उसने फिर बाद में इसी को इस तरह से ही छोड़ने के लिए मतलब रहने दिया। इट वॉज ओरिजिनली रिटन, इट वॉज पब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 1807 में इसको पब्लिश किया गया था। डे आफ्टर द डे आफ्टर ही रोट माई हार्ट लीप्स अप वर्ड्सवर्थ बिगेन टू राइट हिज मोर एम्बिशियस ओड इंटाइमेशन ऑफ मोर्टलिटी। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसके बाद जो इसने इंटाइमेशन ऑफ इमोर्टलिटी ओड को लिखना शुरू किया था। द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ माई हार्ट लीप्स अप आर यूज्ड एज एन एपिग्राफ टू इंटाइमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, और इसका एपिग्राफ भी जो है इसी पोइम से लिया गया है, इसका इमोर्टलिटी ओड का। ठीक है। द सम स्कॉलर्स हैव नोटेड दैट माई हार्ट लीप्स अप इंडिकेट्स वर्ड्सवर्थ स्टेट ऑफ माइंड व्हाइल राइटिंग द लार्जर पोइम एंड प्रोवाइड ड्यू क्लूज टू द इंटरप्रिटेशन। और ये कहता है, कोई लोग कहते हैं कि इसको जो है ये जो पोइम है ये कि इसको लिखने का इंडिकेट करता है कि कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता था, और उसका क्लू देता है वो। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। इसकी फिगर ऑफ स्पीच क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियो मिलेंगी आपको आगे भी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। इज द टाइटल ऑफ चैप्टर इन मैकाडो डे एसेस, जो एक चैप्टर है मैकाडो का, क्या इन नॉवेल जो आया था 1881 में, द पोस्टह्यूमस मेमोरीज ऑफ ब्रास क्रिप्स का में भी ये लिया गया है। ठीक है। VR7 it describes the discussion between an adult poetic speaker and a little cottage girl। दो स्पीकर और एक छोटी सी लड़की के बीच में है VR7 अबाउट द नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर हु ड्वेल्ट विद हर, कि इसके बारे में कि वो कितनी भैया हैं कितनी बहनें हैं, इसके बारे में है ये। द पोएम टर्न्स ऑन ए क्वेश्चन ऑफ वेदर ऑफ अकाउंट टू डैड सिबलिंग्स एज पार्ट ऑफ द फैमिली। वो कहते हैं कि दो जो मर गए हैं भाई, दो सिबलिंग मर गए हैं, जो वो जो है वो भी इसके फैमिली के पार्ट है, इस पर ये क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ क्लेम्ड दैट द आइडिया ऑफ फोर वी आर सेविंग केम टू हिम व्हाइल ट्रेवलिंग अलोंग द अक्रॉस इंग्लैंड इन अक्टूबर 1793 आफ्टर बिकेम सेपरेट फ्रॉम हिज फ्रेंड विलियम क्लेवर्ट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विलियम क्लेवर्ट से जब वो अलग हुआ था 1817 में, तब को ये आइडिया आया था इसको VR7 का, तब लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ केम टू गुडरिच कैसल में आया था, गुडरिच एंड मीट ए लिटिल गर्ल। गुडरिच कैसल में आता है और वहाँ पर एक लड़की से मिलता है हु वुड से सर्व एज द मॉडल फॉर द लिटिल गर्ल VR7। ठीक है। नेक्स्ट, सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज, जो है ये बहुत अच्छी पोइम है। सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज इज अ 3 लाइन स्टेंजा पोइम। 3 लाइन स्टेंजा पोइम है, रिटन ये 1798 में लिखी गई थी व्हेन शी वाज 20 ईयर ओल्ड। द वर्स वाज फर्स्ट प्रिंटेड लीका बैलेट्स में 1802 के वर्जन में आया था ये, और सेमोट एस टी कॉलरेज के साथ में। द पोइम इज द बेस्ट नोन फॉर द वर्ड्सवर्थ सीरीज ऑफ 5 वर्क्स ऑफ कमेडी लूसी पोइम्स आई थी, उसमें ये बहुत फेमस पोइम है ये। इट वॉज कंपोज बोथ एज मेडिटेशन ऑन हिज ओन फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड लॉस। ठीक, अकेलेपन और लॉस के बारे में ये कंपेयर किया गया है, इसको लिखा गया है, मेडिटेशन है। एज एन ओड or to the beauty and dignity of an idealized woman who lived unnoticed by all other aspect by the poet herself। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द लिटरेरी क्रिटिक केनेथ ओबर द पोइम डिस्क्राइब द ग्रोथ परफेक्शन एंड डेथ ऑफ ल्यूसी। ये इंपॉर्टेंट है। जो केनेथ ओबर हैं, इन्होंने कहा था कि ये पोइम जो है ग्रोथ परफेक्शन डेथ ऑफ लूसी को डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट देख लीजिए, आई ट्रेवल्ड अमंग अनट्रोडन मैन। तो अनजान लोगों के बीच में ट्रेवल करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी पोइम इंपॉर्टेंट हैं जो भी मैंने चूज किया है। इट इज ए लव पोइम
लव पोइम है कंप्लीट इन अप्रैल, ये 1802 में कंप्लीट हुई थी शायद। मैं आपको बताता हूँ बाद में, इसको अगली वीडियो में बता देता हूँ। ये 180 लिख गया है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। और ये पब्लिश हुई थी 1807 में। द थर्ड पोइम ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी सीरीज, थर्ड पोइम ऑफ वर्ड, ये लूसी सीरीज की थर्ड पोइम है। इट वाज कंपोज्ड आफ्टर द पोइट हैड स्पेंट टाइम लिविंग द जर्मनी 1798 में, जब जर्मनी में गया था उसके बाद ये लिखी गई थी। द पोइम इज फिल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट एंड contradictions, comparing the irony of the usage of the word among and untrodden in the poem's title। ये टाइटल में among और untrodden में ही आयरनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ठीक। मैं मार्क जोन जो कंक्लूड करता है, अननोन इंडिकेट द पोइट्स फाइनली रियलाइज द डेप्थ ऑफ हिज फीलिंग टू लेसी। और जो अननोन जो दर्शाता है कि उसकी फीलिंग्स लूसी के लिए कितनी डेप्थ हैं, इसको दर्शाता है। जोन्स wrote these are paradox of memory and belated appreciation, and they turn on the question of what it is to know as the two uses of this word in the first stanza described। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के लिए इतने ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।